आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजमेर 92 के बारे में। अजमेर 92 अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अजमेर 1992 में जो इंसिडेंट हुआ था उसी पर अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले एक मूवी भी रिलीज हुई है, जिस मूवी का नाम अजमेर 92 ही रखा गया है। अजमेर 1992 में एक ऐसा इंसिडेंट लोगों के सामने आया था जिस इंसिडेंट को जिस किसी ने भी सुना उस सबका इंसानियत से बिल्कुल विश्वास उठ गया कि ऐसी घटना 1992 में, हालांकि ये घटना हो रही थी 1990 से लेकर 1992 के बीच में, लेकिन जब ये 1992 के में एक अजमेर के एक अखबार में ये न्यूज़ छपी, उसके बाद से लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये तो पूरी जो आप ये घटना सुन रहे हो तो कल्पना के परे है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो पूरी की पूरी घटना सत्य पे आधारित थी। और आज ये जो मूवी भी हमारे सामने आ रही है, जिस मूवी का आपने इस तरीके से एक पोस्टर देखा होगा, अजमेर 1992, जिस मूवी को डायरेक्ट यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा इस मूवी को बनाया गया है। ये मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और बहुत जल्दी ऐसा माना गया है कि ओटीटी पेपर भी देखने को मिलेगी। और इस मूवी में बताया गया है कि अजमेर 1992 में जो इंसिडेंट हुआ था, जिस इंसिडेंट के अंदर कम से कम माना गया है 200 से 250 लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ। उनका रेप करने के बाद उनकी न्यूड फोटोज या रेप के कुछ वीडियोस की क्लिप बनाई गई और उन वीडियोस के थ्रू उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। और बाद में उन लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया कि कुछ लड़कियों ने तो वहां पर अपने आप को खत्म भी कर लिया था, अपने आप की आत्महत्या भी कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या था ये पूरा इंसिडेंट। चलिए फिर जिक्र करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। ऐसा माना गया है कि अजमेर में 1992 में 1992 में एक अखबार था, जिस अखबार का नवज्योति अखबार, मैं भी राजस्थान की रहने वाली हूं तो मुझे पता है, हमारे यहाँ अखबार आता है नवज्योति जागरण करके एक अखबार आता है। उस अखबार में अप्रैल के मंथ में, अप्रैल में एक न्यूज छापी गई थी और जो न्यूज छापी गई थी यहाँ पर, उस न्यूज ने रातों रात ऐसा मानो कि पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर इतना भयंकर तरीके से लोगों को इंसानियत से विश्वास उठने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये न्यूज क्या थी, जो नवज्योति जागरण के जो चीफ एडिटर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास संतोष गुप्ता जी, नाम है संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता एक नवज्योति जागरण में काम करने वाले एक बहुत ही नामी पत्रकार थे और ये वो पत्रकार हैं जिसके कारण आज भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जो हमारा मीडिया है उस पर हमें हल्का फुल्का विश्वास भी है ना। बाकी तो आप जानते होंगे आजकल की मीडिया है, उनके पास कैसे कैसे मुद्दे रहते हैं और कैसे कैसे मुद्दों से भटका के कैसे कैसे मुद्दे हमें दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कहीं ना कहीं तो इंसानियत बाकी होती है। तो वही बात है कि संतोष गुप्ता जी ने अप्रैल 1992 में नवज्योति जागरण के अखबार में एक यहाँ पर पूरा आर्टिकल छापा था और जिस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अजमेर के अंदर 100 से ऊपर, उस समय उस आर्टिकल में छपा हुआ था वो ये था कि 100 से ऊपर ज्यादा लड़कियों के साथ गैंग रेप जैसी घटना, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना और उसके बाद कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया है। इस खतरनाक घटना को जैसे ही इस अखबार के अंदर छापा तो अजमेर के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश आ गया कि ये इंसिडेंट क्या सही है, ऐसा है भी है या गलत है या पूरी क्या स्टोरी है। तो इसके पीछे फिर संतोष गुप्ता जी ने पूरी अपनी एक स्टोरी एक्सप्लेन की कि मुझे लोगों ने पूछा कि भाई आपके पास ये न्यूज़ कहाँ से आई। तो जब नवज्योति जागरण जो अखबार है उसके चीफ एडिटर ने कहा कि हमारे पास ये न्यूज़ संतोष गुप्ता जी लेकर आए थे और संतोष गुप्ता जी से जब पूछा गया कि भाई ये क्या स्टोरी है, आपको कैसे पता लगा, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पर 100 से 250 लड़कियों के बीच में इतना बड़ा और इतनी गंदी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन को अभी तक पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो संतोष गुप्ता जी ने कहा कि एक बार मैं कुछ फोटोज जो हैं, उन्होंने पूरी इंसिडेंट बताया कि मुझे कैसे कहां तक कैसे चीजों का पता लगा। तो इन्होंने कहा कि एक बार मैं अजमेर में एक भरोसा मंडी करके सब्जी मंडी है, उस मंडी में कोई फोटोग्राफी की दुकान थी। आप जानते होंगे 1990 के जमाने में क्या होता था कि पहले क्या होता था, फोटोज, आजकल तो सेल्फी का जमाना है, तुरंत सेल्फी लिए अपलोड कर देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, कैमरे में रील डलती थी, फिर फोटो क्लिक होती थी, फिर फोटो को हम क्या करते थे, नेगेटिव इमेज मिलती थी, फिर उस नेगेटिव इमेज को डेवलप करके सॉल्यूशन में हमें पॉजिटिव इमेज बनती थी, मतलब एक
रील मिलती थी, है ना। फिर उस रील को हम धुलवाने जाते थे, उसको धुलवा के हमें एक प्रॉपर आपको हार्ड एक फोटो मिलती थी। तो संतोष गुप्ता जी कह रहे हैं कि मैं एक बार कोई फोटोग्राफी की दुकान पे था, भरोसा मंडी में कोई एक फोटोग्राफी की दुकान होगी, वहां पर था। तो वहां पर एक बंदा आया और उस बंदे ने 4 रील कैमरे की खरीदी। और जब 4 कैमरे की रील खरीदी, क्योंकि उसे नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि उसने 4 रील के दुगने नहीं 3 गुना दाम दिया। तो उनको थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ कि भाई संतोष जी को ऐसा लगा कि ये इंसान कैसे, मतलब इसकी कीमत से 3 गुना ज्यादा अमाउंट कैसे दे रहा है। तो संतोष जी ने उस जिसका ये लैब था जहां पे फोटोग्राफी डेवलप हो रही थी, फोटोज, उस लैब वाले से कैसे ना कैसे करके कोई अपने दोस्त के थ्रू ये पूरी बात की जांच पड़ताल करी, तो पता लगा कि वो जो लैब उसके किसी निजी दोस्त के या किसी के भी रिश्तेदार के कहीं से भी उन्होंने पता लगा लिया था। उनके सामने जब वो नेगेटिव इमेज, वो रील उनके सामने संतोष जी के सामने आई, तो संतोष जी ने देखा कि इस रील के अंदर तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक फोटोज एंड यहाँ पर कुछ वीडियोस देखने को मिल रही हैं। और जिन फोटोज, जो फोटो संतोष जी ने देखी थी, उनमें बहुत सारी लड़कियों के, एक या दो नहीं, कम से कम 70-80 लड़कियों की अलग अलग फोटोज थी। और वो फोटोज बिल्कुल न्यूड फोटोज थी, यानी नग्न अवस्था में फोटो थी। और साथ में उन लड़कियों के साथ गैंग रेप जब हो रहा था, रेप हो रहा था, उस समय की फोटोज और वीडियोस भी थी। और संतोष गुप्ता जी को पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ अजमेर में चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अप्रैल महीने में 1992 में अपने नवज्योति जागरण में ये आर्टिकल छाप दिया। और जैसे ही ये आर्टिकल छपा तो सारे के सारे लोगों को वहां पर हड़कंप मच गया। तो पुलिस प्रशासन भी बहुत ही एक्टिव हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान की जो खुफिया एजेंसी थी, उन खुफिया एजेंसियों ने, ऐसा माना गया है कि 5 महीने पहले ही पुलिस को और वहां के प्रशासन को बता दिया था कि ऐसा कुछ कांड चल रहा है। आप देखिए, ये ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने, जो राजस्थान का सीआईडी या सीबी डिपार्टमेंट था, उसने 5 महीने पहले ही लोगों को इस खतरनाक घटना के बारे में पुलिस को बता दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा डर था कि अगर ये चीजें आ गई लोगों के सामने तो कुछ अलग अलग तरीके के हमें वहां पर अपवाद या अलग अलग तरीके की घटना देखने को मिल सकती है। अब ये अलग अलग तरीके की घटना कैसे देखने को मिल सकती है, तो उस समय ऐसा, जब इस पूरे के पूरे मामले पे जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि हाँ बिल्कुल 10 नहीं 20 नहीं, प्रॉपर तरीके से यहां पर 200 से 250 लड़कियों के साथ ये पूरा का पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके अंदर पहले लड़कियों को बहला फुसलाकर अजमेर के रिमोट एरिया में लेके जाते थे, यानी गांव के आसपास के लोगों में लेके जाते थे, और वहां पर उन लड़कियों के साथ गैंग रेप करते, और गैंग रेप करने के बाद उनके फोटोज बनाते और फोटोज वीडियोज के थ्रू उनको फिर ब्लैकमेल करते। और ब्लैकमेल कैसे, ताकि वो लड़की फिर से उनके पास आए, उनके जंजाल में आए। और उनके साथी भी, सुनने में तो बाद में यहां तक आ रहा है कि जिस लैब के अंदर ये फोटोज डेवलप हो रही थी, उस लैब के बंदे ने को भी जब पता लगा कि भाई ये फोटोज इन लड़कियों की हैं, तो उन लैब के लड़कों ने तक भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल करा और उनके साथ गैंग रेप तक किया। और यही इस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उस लैब में जो बंदा काम कर रहा था, उस बंदे ने भी उन फोटोज को पॉजिटिव फोटोज बनाकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया था। तो क्या करते थे कि ये लोग, कोई भी लड़की है उसका किसी भी तरीके का कोई मजबूरी का फायदा उठाना, जैसे एक केस सामने आया था कि एक लड़की थी जिसका, जो अपने जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, कॉलेज और स्कूल की बच्चियों को ज्यादा टारगेट करते थे ये लोग। तो एक नामी कॉलेज है, आपका अगर अजमेर गए होंगे तो आप, उस कॉलेज के लड़की को, उस कॉलेज में जब लड़की पढ़ रही थी तो उसके पास फी भी देने का पैसा नहीं था। तो वहां पर जो ऐसे जो ये दरिंदे थे, ये जो खतरनाक लोग थे, इनको पता लगा कि इस तरीके से एक लड़की है, वो कॉलेज की फी देने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने उसकी फी देकर उस लड़की को अपने जंजाल में इस तरीके से फंसाने की कोशिश की। फिर उस लड़की के साथ गैंग रेप किया और फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे कि अब अगली बार जब तुम आओ हमसे मिलने तो अपने साथ में अपनी दोस्त को भी लेकर आना, अगर नहीं लेकर आओगी तो तुम्हारी ये जो फोटोज, तुम्हारी ये जो वीडियोज हैं, ये हम अखबार में छाप देंगे या ये हम आपके पेरेंट्स को बता देंगे। और बहुत सारी लड़कियां बदनामी के डर से, और ये चीज समाज में बाहर ना आ जाए, ये लड़कियां कई साल तक, समझ रहे हैं आप, 1987 से ये अजमेर वाला कांड ये शुरू हुआ था। और जब लोगों के सामने जब पता लगा था वो 1992 में पता लगा था। इतने साल तक लड़कियां इस ब्लैकमेल की और इस खतरनाक घटना का
कि बेचारी शिकार होती गई, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था या लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लड़कियां बहुत हिचकिचाती थी अपने पेरेंट्स से भी बातें डिस्कस करने में, या कॉलेज में फ्रेंड्स से भी बातें नहीं करती थी। तो लड़कियों के साथ हो रही थी ऐसी चीज़, लेकिन लड़कियां किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। आजकल तो हम देखते हैं कि थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, लड़कियों की वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया है, लड़कियां थोड़ा सा बोल्ड हो गई हैं कि वो छोटी सी भी चीज़, अगर गलत चीज़ उनको दिखती है तो अपने पेरेंट्स से आकर डिस्कस करती हैं, बातें शेयर कर लेती हैं। लेकिन उस समय इतने साल तक भी इनके साथ इतनी गलत घटना होती गई और ये लड़कियां ऐसा, कुछ लड़कियों ने तो फिर इनसे तंग आकर या फिर बेचारी समाज के डर से या अपने माता पिता की इज्जत के डर से उन लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली थी। अब बात ये आती है कि मैम वहाँ के पुलिस ने या प्रशासन ने, मैंने कहा ना कि एक बहुत ही नामी अखबार में ये न्यूज़ छपी थी कि जो खुफिया एजेंसी थी उन्होंने 5 महीने पहले ही, ये न्यूज़ में आने से 5 महीने पहले ही वहाँ के अखबार में छाप दिया था कि भाई ऐसा कुछ अजमेर में स्कैंडल चल रहा है, एक बहुत खतरनाक घटना इस तरीके से चल रही है। अब पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा, जब अखबार में ऐसे न्यूज़ छपी, बहुत सारे युवा में, वहाँ के लोगों में आक्रोश आया, तो पुलिस प्रशासन ने या फिर वहाँ के सीआईडी ने जब जांच करी तो पता लगा कि ये जो यहाँ पर ये जो पूरा स्कैंडल चल रहा है, ये जो पूरा तरीके से ये जो लड़कियों के साथ ये रेप और उनके साथ ब्लैकमेलिंग का ये जो घटना चल रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो जब पूरी की पूरी जांच पड़ताल हुई तब पता लगा कि इसके पीछे तो बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि पॉलिटिशियंस भी हैं, और पॉलिटिशियंस के साथ साथ अजमेर का जब हम नाम लेते हैं तो अजमेर को हम किस नाम से हम याद करते हैं कि अजमेर में एक दरगाह है जहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं कि वहां पर जाकर अपनी जो भी इच्छा है या फिर जो भी आपकी जो प्रार्थना है उसको बहुत जल्दी वहां के जो गॉड हैं वो सुन लेते हैं, बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो हम अजमेर दरगाह के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हर साल वहां पे विजिट करने जाते हैं। तो जब वहां की प्रशासन ने और पुलिस ने इस पूरे के पूरे मामले में जब इसमें संज्ञान लिया और उसके ऊपर जांच पड़ताल की, तब पता लगा कि इस पूरे के पूरे जो सेक्स स्कैंडल है, इसके पीछे जो अजमेर शहर की यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इसमें शामिल थे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ और भी कुछ रईसजादों के नाम सामने आए थे। यानी कि ये इतने पावरफुल लोग थे, ये पैसे से, ये अपने पोजीशन से, हर तरीके से सक्षम लोग थे। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो लड़कियां बेचारी उस चीज को आकर लोगों को नहीं बता पाई, ये लोगों से डिस्कस नहीं कर पाई, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये लोग सत्ताधारी लोग हैं, ये लोग हर चीज से सक्षम हैं। तो ये लोग उन लोगों को, उन लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे कि देखो हमारे पास ये पावर है, इतना पैसा है, तुमने अगर किसी को बताया, किसी से डिस्कस किया, पुलिस के पास गई तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो यहां पर इस जांच पड़ताल में जो सामने आया था वो आया था कि जो अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के, ऐसे लड़कों के, ऐसे दरिंदों के नाम सामने आए थे। लड़के भी नहीं है एक्चुअली, दरिंदे होने चाहिए इनका नाम। ऐसे दरिंदों के नाम सामने आए थे जो कि कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स में भी घुसे हुए थे। और इसके साथ साथ दूसरे इस केस के, इस पूरे के पूरे सेक्स स्कैंडल के 1992 के जो मास्टरमाइंड थे, वो माना गया है कि वो जो अजमेर दरगाह है, उस अजमेर दरगाह के अंदर जो अजमेर दरगाह के खादिम होते हैं, खादिम मतलब जो अजमेर दरगाह के सेवक माने जाते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम खादिम हैं, हम लोगों को खादिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब हम लोग जो अजमेर दरगाह है उसके सेवक हैं, उसकी रखवाली करते हैं हम, ठीक है। तो उन खादिम लोगों के भी नाम सामने आए थे। तो केस के मास्टरमाइंड यूथ कांग्रेस का जो बंदे थे वो, और इसके साथ साथ यहां पर नाम निकल के आया था फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। और ये जो फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती थे, ये थे बच्चा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो अजमेर दरगाह थे उसके खादिम थे ये। यानी कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से अजमेर दरगाह के जो खादिम्स थे उनसे ये इनका संबंध था, इनकी कनेक्टिविटी थी। अब चूंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ऐसा जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसा पता लगा कि जो सेक्स स्कैंडल चल रहा था उसमें मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि 99% जो लड़कियां थी वो हिंदू लड़कियां थी। अब पुलिस प्रशासन के सामने जब ये बात सामने आई कि भाई ये जो यहाँ पर
इतने सारे जो नाम आए हैं, जो खादिम्स हैं, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इधर जो रेप जैसी और गैंग रेप जैसी और ब्लैकमेलिंग जैसी घटना हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा, उसमें अधिकतर जो संख्या थी वो लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की थी। तो पुलिस प्रशासन को, और उस समय जो गवर्नमेंट थी, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम थे, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी, भैरव सिंह शेखावत जी ने भी यही कहा कि भाई इस तरीके से आप इस चीज को, पुलिस प्रशासन को, और वहां पर पुलिस को और प्रशासन को क्या डर था कि भाई अगर ये न्यूज इस तरीके से सामने आ गई, उससे गुनहगारों के नाम हमने सामने रख दिए कि इस तरीके से ये नादिम और ये जो आपके ये चिश्ती खादिम्स हैं, तो अगर इनके बारे में अगर लोगों को पता लग गया तो लोगों में अलग तरीके के दंगे हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर वहां का, अजमेर का, बिगड़ सकता है। इसीलिए पुलिस वालों ने इस चीज को थोड़ा सा घुमा के लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। हालांकि एक अखबार में तो ऐसे तक छपा था कि किसी पुलिस वालों ने यह कहा था कि ये जो लड़कियों के साथ हो रही है घटना, इसके लिए लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं। लड़कियां, ये जिन लड़कियों के साथ हुआ है उनका चरित्र खुद से ठीक नहीं था। ये इस मूवी में भी दिखाया गया है, और ये उस समय के अखबार में भी छपा था कि पुलिस वालों ने इस चीज को दबाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उनको डर था कि अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो हिंदू मुस्लिम के दंगे हो सकते हैं और बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बिगड़ सकता है। इसलिए पुलिस वालों ने अखबार में उस समय यह भी न्यूज निकलवा दी थी कि इन जिन लड़कियों के साथ ये इंसिडेंट हो रहा है वो लड़कियां चरित्रहीन है या इनका कैरेक्टर सही नहीं है। अब सोचिए कि हमारा पुलिस, जिस पर हम लोगों को इतना आंख बंद करके विश्वास होता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज आती है कि हम पुलिस के पास जाएं, पुलिस की हेल्प लें, और पुलिस ही ऐसी बात बोल रही है। तो ये कितनी शर्मनाक चीज है। उस समय हम लोग तो आज सुन रहे हैं सिर्फ, लेकिन उस समय की जिन लड़कियों के साथ ये हुआ था, या जिन लड़कियों के माता पिता को किस चीज का और कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग तो अजमेर शहर से, जिनकी लड़कियों के साथ ऐसी चीजें हुई थी, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ हो रहे थे वो भी लड़कियां बहुत अच्छे खानदान से थी, नामी खानदान से थी, तो लोगों को इज्जत के डर से बहुत सारे लोगों ने तो अजमेर शहर तक छोड़ दिया था। तो ये मेन जो मास्टरमाइंड थे, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इस इंसिडेंट के पीछे जो मास्टरमाइंड लोग थे वो बहुत पावरफुल थे। वो पैसे से, वो अपनी हस्ती से, वो अपने नाम से, हर जगह से पावरफुल थे। तो इतना आसान नहीं था इन लोगों को पकड़ना या इन लोगों पर डायरेक्टली हाथ डाल लेना। और पुलिस के सामने जो दूसरा, पुलिस को पता तो लग गया था कि इन लोगों का इसके पीछे हाथ है, लेकिन दूसरा जो पुलिस के सामने जो मेन यहां पर आ रहा था मुद्दा निकल के, वो ये था कि लड़कियां बहुत डर रही थी। लड़कियां पुलिस को आके बताने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, या वो पुलिस के सामने कोई गवाही देने की कोशिश नहीं कर रही थी, या गवाह नहीं बन रही थी, क्योंकि इन लड़कियों को डर था ना कि ये लोग इतने बड़े लोग हैं, कुछ भी कर देंगे। किसी भी तरीके का ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारे भाई बहन को मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे। तो लड़कियां बहुत डर रही थी, लड़कियां गवाह देने नहीं आ रही थी। फाइनली जब बात करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट, अब सबको पता लग चुका था कि इस तरीके से इस लैब में ये फोटोज यहाँ पर आई थी, ये फोटोज इस तरीके से वायरल हो गई थी। हालांकि अखबार में जब फोटोज को छापा तो ब्लर करके ही लड़की का फेस ना दिखाकर इसे छापा गया था। और इन्हीं सब इंसिडेंट पे ये जो मूवी आ रही है जिसका नाम है अजमेर 1992, ये मूवी बनी है। बाद में कम से कम ऐसा माना गया है 12 से 15 साल के बाद अजमेर हाईकोर्ट ने 8 लोगों को इस पूरे के पूरे सेक्स स्कैंडल का या इतनी खतरनाक घटना का यहां पर मास्टरमाइंड माना। ये 8 लोग हैं। ये अजमेर हाई कोर्ट ने 8 लोगों को सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में जयपुर हाई कोर्ट ने इनमें से 4 लोगों को बरी कर दिया। 4 लोगों को यहां पर छोड़ दिया था, सिर्फ 10 साल की सजा के काट के ही उनको छोड़ दिया था। और इन 8 में से एक बंदा तो पुलिस के आज तक हाथ ही नहीं लगा है। वो बंदा तो अमेरिका में जाकर बढ़िया रह रहा है अपना, और आज तक यानी कि 2023 तक भी वो बंदा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वो बंदा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। वो बढ़िया तरीके से अमेरिका में जाके रह रहा है, और उसके ऊपर हालांकि सीबीआई ने पूरा का पूरा चार्ज लगा रखे हैं, लेकिन वो बंदा नहीं पकड़ा गया है। 8 लोगों को अजमेर हाईकोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें से 4 लोगों को जयपुर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद 2 लोगों का, जो मेन मास्टरमाइंड थे, उन 2 लोगों की सजा को भी काट के, जो आजीवन कारावास था उसको काट कर भी 10 साल और उनकी सजा कम कर दी गई थी। और यहां पर जो लड़कियां जो विक्टिम थी, वो विक्टिम आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं। आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। आप सोचिए ना, ये कहां से न्याय है? क्या ये न्याय है जिस लड़की का पूरा जीवन बर्बाद हो गया? इस इतनी खतरनाक घटना जिस लड़की के साथ हुई, उन विक्टिम्स के साथ, कोई 2-4 विक्टिम तो थी नहीं, 200 से 250 लड़कियों के साथ ये पूरे के पूरा इंसिडेंट हुआ था। तो उन लड़कियों के साथ
क्या ये 5 साल की 7 साल की सजा मतलब काफ़ी है इतने बड़े, इतने घिनौने अपराध के लिए? और मैं बता रही हूँ अभी तो एक तो पकड़ा भी नहीं गया है आज तक भी। बाकी 2 का भी यहाँ पर 10 साल की जो सज़ा है वो कम कर दी है और इसमें से 8 में से 6-7 लोग हैं जो अभी बढ़िया, और वो बाकी के 2 भी जेल में नहीं रह रहे हैं बच्चा। आप सोच रहे होंगे जेल में रह रहे होंगे। बढ़िया उनको बेल मिल रखी है, ये 8 के 8 आज जेल से बाहर हैं। आप समझ सकते हैं कि उन लड़कियों का ज़िंदगी तबाह हो गई, जिन लड़कियों की एक बार ऐसा अखबार में या फिर हम ऐसे वीडियोस में सुनते हैं या हम अपने पुरानी पीढ़ी से सुनते हैं। ये केस सबको पता है, मेरे दादा दादी और हम अपनी मतलब जनरेशन से, पिछली जनरेशन से मम्मी पापा सब लोग इस केस को सुनाते हैं। क्यों? एक बार ऐसा माना गया था कि 90s के ज़माने में जब अजमेर में रिश्ता लेकर जाते थे किसी से, तो जो लड़के वाले हैं वो पुलिस वालों से पता करवाते थे कि ये जो लड़की के घर हम रिश्ता लेके जा रहे हैं, ये लड़की इस पूरी घटना में कहीं पर भी इसका नाम तो नहीं है, इस लड़की के साथ तो ये इंसिडेंट नहीं हो चुका है। अब सोचिए लड़कियों को कितना सहना पड़ा होगा, कैसे वो उन लड़कियों ने फेस किया होगा हर सिचुएशन को। और आज भी कोर्ट कचहरी में ये बढ़िया बाहर घूम रहे हैं, लेकिन आज भी इन लड़कियों की उम्र 50 साल से ऊपर है, दादी नानी बन चुकी हैं। और कम जो इस पूरे इंसिडेंट में सबसे कम उम्र साल की लड़की थी 12 साल की, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो 12 साल की जब वो थी 1889 के केस में, और आज देखिए वो इतने साल की हो चुकी है और फिर भी उसको चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसको अजमेर हाई कोर्ट से सम्मन आता है, वो जाती हैं हर तारीख पे। और अभी कुछ दिन पहले पता लगा था कि एक लड़की जो भी दादी नानी बन चुकी है उसको हाई कोर्ट से सम्मन आता है इस केस के लिए। तो वो बहुत भयंकर चिल्ला दी कोर्ट के अंदर कि भाई अब तो पीछा छोड़ दो, हमें घर वालों से झूठ बोल के आना पड़ता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतने साल से वो झूठ बोल बोल के हर तारीख पे वो पहुंचती हैं और ये दरिंदे आज भी बाहर हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये बताओ कि इतनी खतरनाक घटना के लिए क्या ये 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की सजा काफी है? क्या इन लोगों को, ये लोग आज बरी घूम रहे हैं बाहर, ये लोग, इन लोगों में इतनी कम सजा जब इनको मिली, इतने खतरनाक और इतना ऐसा, ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि मतलब इतना शर्मनाक घटना है कि ये एक तरीके से मतलब लड़कियों को या औरतों को कुछ समझने वाली चीज नहीं है। 2 के साथ करा, 4 के साथ करा, 250 लड़कियां, नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों। आप सोच के देखो कि 250 लड़कियों के साथ एक साथ ऐसी ऐसी चीजों को 2-3 साल के अंदर, इतनी खतरनाक घटना, मतलब ये इंसान के रूप में भेड़िया हैं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करके इस वीडियो के नीचे ये बताओ कि क्या इनके लिए 8-10 साल की सजा बहुत सही है? क्या रेप करके, गैंग रेप करके, ब्लैकमेल करना, बहुत सारी लड़कियों ने अपने आप को खत्म कर लिया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और ये लोग आज भी बाहर बरी घूम रहे हैं, 10 साल की सजा काट ली, बेल पे बाहर घूम रहे हैं इनमें से 2-3 लोग। तो ये अपना जो जिस तरीके का अपना ये कानून है, या जो ये बोलते हैं कि न्याय मिल गया लड़कियों का, क्या वास्तव में ये इन लड़कियों के साथ न्याय हुआ है? आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग ये इन लड़कियों के साथ न्याय नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी मणिपुर वाले केस में भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि रेप के लिए अब हमारे देश में स्ट्रिक्ट एक्शंस या स्ट्रिक्ट कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने सख्त कानून बनने चाहिए कि जिस इंसान ने रेप किया और जिसके सामने हो रही है ऐसी इंसिडेंट, या जिसको पता भी है ये इंसिडेंट और उसने रोका भी नहीं है इस चीज को करने के लिए, उन सबको हाथों हाथ गोली मार देना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए बढ़िया ये लोग अपना जीवन जी रहे होंगे, और जिन लड़कियों के साथ हुआ है आज भी वो लड़कियां समाज में या बहुत सारे रिश्तेदारों के ताने सुनती होंगी, या उन लोगों के सामने जाने से भी कतराती होंगी। सो आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय देना ना भूलें। और ये अजमेर 1992 मूवी भी इसी पूरे इंसिडेंट पे आधारित है कि कैसे कैसे इन लड़कियों के साथ इनको बहलाया फुसलाया गया था और कैसे इनको बुलाया जाता था, कैसे अजमेर के रिमोट एरिया में ले जाकर इनके साथ गैंग रेप करते थे, फिर इनके फोटोज, इनके वीडियोस बनाते थे और फोटोज वीडियोस के थ्रू इन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, ताकि ये लड़कियां बार बार उनके पास आएं और ये दरिंदे उनके साथ गलत गलत काम करें। और इतना ही नहीं, जब ये लड़के के साथ करते थे उस लड़की को बोलते थे अगली बार तुम अपनी दोस्त को लेके आना। ऐसे करते करते ये नंबर 250 नंबर हो गया और आज ये दरिंदे, लगभग सारे दरिंदे बाहर हैं और ये लड़कियां आज भी इस चीज को सामना कर रही हैं। अब मुझे आप लोगों की राय चाहिए कि क्या इन लड़कियों के लिए, इन लड़कियों के साथ जो इतनी दरिंदगी हुई, इन लड़कियों को जो न्याय दिया है, क्या ये न्याय काफी है इस चीज के लिए?
आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो टीचर हैं, आप पढ़ाती हैं साइंस, और मैं पढ़ाती भी हूँ, क्लासेस चलती हैं सब। लेकिन अब मैंने ठान ली है कि मैं ना अब समय-समय पर ये जो चीज़ें, गलत चीज़ें हो रही हैं स्पेशली औरतों के साथ और लड़कियों के साथ, कभी हमारे इतिहास में हुई या आज भी देख लो, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, जब-जब इतिहास को उठा के देख लो, जब-जब हिंसा हुई है या जब-जब किसी ने भी बदला लेने की ठानी है, तो हमेशा औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसी ही घटना में से एक घटना ये थी जो मैंने आप लोगों के सामने लेकर आई, और मैं हमेशा समय-समय पर ये इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करती भी जाऊँगी। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं टीचर बाद में हूँ, पहले मैं एक इंडियन हूँ, एक लड़की हूँ, और मुझे भी डर लगता है और मुझे भी लगता है कि इन चीज़ों का अंत अब तो आ जाना चाहिए। और रेप जैसी या गैंग रेप जैसी, या जो मणिपुर में जो लड़कियों के साथ इतनी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं, या बहुत सारी चीज़ों के वीडियोज़ अभी भी हमारे सामने आने हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही सख्त कानून बनाए जाएँ और बहुत बढ़िया तरीके से उन लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। मेरी यही गुज़ारिश है हमारी सरकार से भी। आप लोगों के सामने मैं वीडियो बनाने का सिर्फ़ मेरा इतना सा मोटिव है कि आप लोग भी जागरूक होएँ, क्योंकि आपके घर में भी छोटी बहन होगी या बड़ी बहन होगी, या रिश्तेदारों में कोई ना कोई आपकी कज़न सिस्टर होगी, या आपके घर में मम्मी-पापा, मम्मी हैं, आजकल मम्मी-दादियाँ कोई सेफ़ नहीं है इस देश के अंदर। समझ रहे हैं आप? ये जो रेप जैसी घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया। अब आप लोगों की राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।